हाँ भाई, रट दिया वैल्यू एडेड। हर बार जीडीपी दे के जाएगा, इनकम भी रट दिया, हर बार एनडीपी दे के जाएगा। अब आ गया बेटे असली मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम पहले से नहीं कह सकते क्या आएगा। और ये मेथड बेटे आपके एग्जाम में पसीने छुड़वा देगा। क्यों? ये इकलौता बेटे ऐसा मेथड है जिसमें हम पहले से फॉर्मूला लिख ही नहीं सकते कि मैं जीडीपी से क्वेश्चन शुरू करूं या एनडीपी लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करूं। मतलब मैं क्या लिख के क्वेश्चन शुरू करूं, क्योंकि बेटे वैल्यू एडेड में क्या था, जीडीपी लिखा फॉर्मूला लिख दिया उसका, एनडीपी लिखा इनकम मेथड में उसका फॉर्मूला लिख दिया। ये इकलौता बेटे ऐसा मेथड है जिसमें आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूं, पहली टर्म क्या लिखूं, क्योंकि बेटे ये मेथड ना दो अलग अलग वैल्यू देके जाएगा, या तो जीडीपी एट एमपी देके जाएगा और या एनडीपी एट एमपी देके जाएगा। तो बेटे जो भी वैल्यू ये देगा ना, इसका पता हमें तभी लगेगा जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की सारी टर्म्स देखेंगे और उसमें एक टर्म ऐसी होगी जो हमें बताएगी आंसर जीडीपी देके जाएगा या एनडीपी देके जाएगा। अब बेटे एग्जामिनर कुछ पूछ ले हमसे, इसमें कुछ भी कैसे भी घुमा के दे दे, हम कर देंगे क्वेश्चन। कैसे कर देंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। बेटा देखो नाम से पता लग रहा है कि इसमें कहीं ना एक्सपेंडिचर इंक्लूड करना है। देश की जीडीपी एनडीपी जो भी निकलेगी बेटे उसके लिए हम सारी एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू इंक्लूड करेंगे। और ये तो आप जानते हो, हमने पढ़ा भी था फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस में, कि बेटे फाइनल गुड्स पे जो पैसा खर्च किया जाता है वो नेशनल इनकम की काउंटिंग में आता है, और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को पे जो पैसा खर्च किया जाता है वो नेशनल की काउंटिंग में नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बेटे वो। इसलिए इसमें जो खर्चा लिया जाएगा बेटे वो लिया जाएगा फाइनल वाला। और ये फाइनल कौन सा एक्सपेंडिचर है? देखो नाम से पता लग रहा है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है तो आप अच्छे से जानते हो बेटे, ये वो खर्चा होता है, उपभोग व्यय भी कह देते हैं इसे, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम सेटिस्फैक्शन मोटिव के लिए करते हैं, संतुष्टि पाने के लिए करते हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर या एज अ कंज्यूमर अगर आप सेटिस्फैक्शन पर्पज के लिए बेटे पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो आपके इस एक्सपेंडिचर को क्या कह देंगे हम? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनल गुड्स पर पैसा खर्च किया जा रहा है तो हम क्या कह देंगे बेटे? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहली चीज जो बेटा आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है ना, वो क्या ढूंढनी है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप जानते भी हो खर्चे बेटे दो ही तरह के होते हैं या दो ही पर्पज के लिए किए जाते हैं, या तो बेटा सेटिस्फैक्शन के लिए या प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जो पहला एक्सपेंडिचर हम ले रहे हैं ना वो कौन सा है? जो पैसा सेटिस्फैक्शन संतुष्टि पाने के लिए खर्चे किया गया। अब बात करते हैं बेटे हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो मान लो अगर क्वेश्चन में ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा बेटे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, पूरी इकोनॉमी में कंजम्पशन पर्पज के लिए कितना पैसा खर्च हुआ ये हमें नहीं पता, ये डाटा नहीं दे रखा है, तो बेटा अगर पहली वैल्यू मिसिंग है ना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आपको क्या करना बेटे? इसके कंपोनेंट ढूंढने हैं। और वो कंपोनेंट आप कैसे ढूंढेंगे? तो आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है। तो बेटे प्राइवेट सेक्टर जो कंजम्पशन पर्पज के लिए पैसा खर्च कर रहा है ना, उस खर्चे को बेटे हम क्या कह देंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब ये क्या है बेटे? जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स जो आपकी एजुकेशन पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना बेटे, वो सारा का सारा खर्चा क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपके पेरेंट्स का गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है बेटे, वहां पे उनका गोल है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आपकी नीड्स और वांट्स फुलफिल हो। तो आपकी वेलफेयर के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए जो आपके घर वाले पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उसके पीछे बेटे प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। इसलिए बेटे आपके घर वालों द्वारा जो खर्चा किया गया आपके ऊपर वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कल को आप भी कमाओगे, और जब आप कमाओगे ना तो आप भी अपने घर वालों के लिए क्या करोगे? पैसा खर्च करोगे। तो आप या तो अपने घर वालों के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हो वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, या आपके घर वाले जो आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं बेटे वो भी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके साथ साथ आपको पता है इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तो पैसा खर्च नहीं कर रहा, पूरी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च किया गया ये कैसे निकलेगा? तो बेटे हमें गवर्नमेंट की वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए कितना पैसा खर्च करा।
तो बेटे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के पर्पज से जो भी पैसा खर्च करती है ना, वो सब भी क्या कहलाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बेटे, फ्री एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये सब के पीछे बेटे प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, वैल्यू एडिशन तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च हो ही रहा है। तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए बेटे जो भी पैसा खर्च करती है ना, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बेटे अगर गलती से किसी क्वेश्चन, हालांकि 0.0001% चांस है कि आपको एनजीओ की टर्म मिलेगी, इसलिए इसको मैंने अलग से लिख दिया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटे पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी काम करते हैं ना, कहीं बेटे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवा दिया है ना, कोई भी कैंप वैम्प लगवा दिया, तो वहाँ डॉक्टर वॉक्टर हायर कर लिए बेटे, उनके ऊपर पैसा खर्च किया गया, वैल्यू एडिशन वहाँ पर भी हुई बेटे, सर्विस वहाँ भी प्रोवाइड की गई, तो वहाँ आपकी वैल्यू अगर दे रखी है कि भाई एनजीओ ने भी पैसा खर्च करा है, तो उस केस में बेटे हम क्या करेंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनजीओ तीनों का खर्चा ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा आएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 0.0001% केस में ही आपको एनजीओ की वैल्यू दे रखी होगी, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको एनजीओ की टर्म नहीं दे रखी होगी। तो नहीं दे रखी होगी तो बेटे मेन दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक प्राइवेट का और एक गवर्नमेंट का, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद बेटे आपका आ जाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अंतिम उपभोग व्यय, जो पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में, हमारी टेरिटरी में, हमारी बाउंड्री में प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर जो पैसा खर्च कर रही है, उन दोनों का टोटल हो गया बेटे हमारी कंट्री का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये बेटे वो खर्चा था जो सेटिस्फैक्शन मोटिव, संतुष्टि पाने के लिए किया गया। अब दूसरा एक्सपेंडिचर बेटे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बेटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप जानते हैं कि जब पैसा खर्च किया जा रहा है तो या तो मोटिव होगा सेटिस्फैक्शन, या मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना है। तो बेटे प्रॉफिट मोटिव के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो पैसा खर्च किया जाता है ना, उस एक्सपेंडिचर को बेटे हम क्या कह देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर या एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके उस खर्चे को क्या कह देंगे बेटे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब बेटे इन्वेस्टमेंट की जाएगी ना, तो या तो उसकी बेटे ग्रॉस वैल्यू गिवन होगी, या बेटे उसकी नेट वैल्यू गिवन होगी। अब यहीं से पता लगेगा हमारा आंसर क्या आएगा, हम स्टार्टिंग में क्या लिखें और कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें, यहां पता लगेगी बेटे बात। तो अगर बेटे इन्वेस्टमेंट की ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, ग्रॉस का मतलब बेटे जिस समय इन्वेस्टमेंट की गई, जिस समय एसेट्स परचेज किए गए, जिस समय मशीनरी परचेज की गई, जिस समय पैसा लगाया गया, उस समय की जो वैल्यू है ना, वो कहलाएगी बेटे ग्रॉस। और कई बार बेटे क्वेश्चन में क्या करेगा, नेट वैल्यू दे देगा। नेट का मतलब इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले करी थी, आज की प्रेजेंट वैल्यू, एसेट्स 1 साल पहले खरीदे थे, आज की प्रेजेंट वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू या तो दे देगा। तो या तो बेटे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देगा ग्रॉस, या देगा नेट। अब बेटे अगर ग्रॉस वैल्यू दे दी है ना, तो आंसर क्या देखे जाएगी, जीडीपी एट एमपी। और अगर बेटे नेट वैल्यू दे दी, तो आंसर क्या देखे जाएगी, एनडीपी एट एमपी। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटे, यहीं से क्वेश्चन आपका मेन स्टार्ट होगा कि हम स्टार्टिंग करें कैसे क्वेश्चन की, जीडीपी एट एमपी लिख के फॉर्मूला लिखें, या एनडीपी एट एमपी लिख के फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूले में स्टार्टिंग में क्या लिखें, ये डिसाइड होगा बेटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू से कि वो ग्रॉस फॉर्म में है या नेट फॉर्म में है। तो अगर ग्रॉस फॉर्म में होगी बेटे, तो आंसर जीडीपी एट एमपी देके जाएगी, और नेट फॉर्म में होगी तो आंसर क्या देके जाएगी बेटे, एनडीपी एट एमपी। और बेटे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बता रखा है आपको, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निवेश कहलाती है। मतलब इन्वेस्टमेंट को ही बेटे हम, इन्वेस्टमेंट को बेटे हम डेल्टा के सिंबल से डिनोट करते हैं। डेल्टा के मतलब कैपिटल, के मतलब बेटे कैपिटल, और डेल्टा मतलब चेंज इन कैपिटल। इसी को बेटे कहते हैं एडिशन इन कैपिटल, और इसी को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटे इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। और बेटे कैपिटल फॉर्मेशन जो कहां की जा रही है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारी देश की बाउंड्री में, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों कर रहे हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों पैसा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसको क्या कह देंगे बेटे, डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन। और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, और इसकी या तो वैल्यू बेटे होगी ग्रॉस या नेट। ग्रॉस होगी तो जीडीपी और नेट होगी तो एनडीपी। तो उम्मीद है बेटे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट से है। आगे बढ़ते हैं बेटे, हम सब ने पढ़ रखा है बेटे इन्वेस्टमेंट कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है बेटे, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक बेटे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड को हिंदी में कहते हैं स्थिर निवेश और इन्वेंट्री कहते हैं हिंदी में बेटे माल सूची। मतलब कहने का ये हुआ कि एज अ प्रोड्यूसर बेटे जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जब पैसा लगाओगे तो आप दो चीजों पे पैसा लगाओगे। और प्रोड्यूसर गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम कैपिटल गुड्स। ये बेटे वो गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर के लिए जिन्हें वो वन टाइम परचेज करता है, एक बार खरीदता है एज अ फिक्स्ड एसेट्स, और उनका इस्तेमाल कई सालों तक करता है, लंबे कई सालों तक करता है बेटे। जब कई सालों के लिए करेगा तो ये कौन से गुड्स हो गए? कैपिटल गुड्स। इसी को बेटे कह देते हैं हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब वन टाइम की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। एक बार कर दिया, मजे पूरे साल लेते रहो, 2 साल लो, 3 साल लो, 4 साल लो। और बेटे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये फर्म के लिए वो खर्चे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एक बार में बात जिनकी नहीं बनती। मतलब ये इन्वेस्टमेंट बार बार करनी पड़ेगी, इन पे बार बार पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्शन करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मशीन तो एक बार खरीदी, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस मशीन में रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, रॉ मटेरियल बार बार खरीदना पड़ेगा। जब बार बार खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट बेटे क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर बेटे आपको इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इन्वेस्टमेंट की बेटे पहली टर्म क्या दे रखी है? फिक्स्ड। आपको पता ही इन्वेस्टमेंट का एक कंपोनेंट है बेटे फिक्स्ड, तो ए पार्ट में आपको ये ढूंढना है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और बेटे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या कह देंगे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन बता दिया इन्वेस्टमेंट होती है, और ये इन्वेस्टमेंट का कौन सा टाइप है बेटे? फिक्स्ड है। और फिक्स्ड कहां किया जा रहा है? जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया जा रहा है। इसकी बेटे या तो ग्रॉस वैल्यू होगी या नेट वैल्यू होगी, और बताने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस होगी तो क्या आंसर दे के जाएगी, और नेट होगी तो क्या आंसर दे के जाएगी। तो ये होगी बेटे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात खत्म, कि अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहला कंपोनेंट हम क्या ढूंढेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे। उसकी भी या तो ग्रॉस वैल्यू होगी या नेट वैल्यू होगी, लेकिन बेटे एग्जामिनर है वो उतनी आसान वैल्यू नहीं दे देगा आपको, थोड़े से तो पसीने छुड़वाएगा आपके। तो वो क्या करेगा? वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी मिसिंग कर देगा, ये भी नहीं देगा। अगर ये नहीं दिया हो ना बेटे, तो आपको पता है बात डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की हो रही है, बात उस इन्वेस्टमेंट की हो रही है जो हमारी टेरिटरी के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर की जा रही है। और हमारी बाउंड्री के अंदर बेटे 3 सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड, एक फर्म और एक गवर्नमेंट। 3 सेक्टर इकोनॉमी है ना। तो देश की टेरिटरी के अंदर बेटे 3 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। मत देन दे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसे, हम इसके भी कंपोनेंट से ये निकाल देंगे। तो बेटे अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होगी ना, आपको सिंपल क्या ढूंढना है? पहला इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रिहायशी मकानों पर किया जाने वाला निवेश। इसका मतलब बेटे ये हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट है, जो घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, बेटे ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए की जा रही है। रहने के लिए जो मकान है उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं दुनिया भर के, है ना। तो बेटे ये इन्वेस्टमेंट किसकी होगी? हाउस होल्ड की होगी। किसकी होगी? हाउस होल्ड की। दूसरी इन्वेस्टमेंट बेटे ये गवर्नमेंट की होगी। ये किसकी बेटे? मैंने कही हाउस होल्ड की। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, आप तो जानते हैं इकोनॉमी मैंने क्या कहा, 3 सेक्टर बेटे, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब बेटे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सुना होगा आप लोगों ने। रेलवे किसके अंडर आती है बेटे? गवर्नमेंट के अंडर आती है। रेलवे के जो इंजनों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, डब्बे बनाने पे जो बेटा पैसा खर्च किया जा रहा है, इंजन एक बार बना दिया कई सालों तक यूज होगा, डब्बे जो बनाए गए, बोगी बनाई गई बेटे एक बार बना दी कई सालों तक यूज होगी। ये गवर्नमेंट की क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बेटे पहली इन्वेस्टमेंट किसके लिए? हाउस होल्ड की। दूसरी किसकी ले ली? गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं। और तीसरी बेटे ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस का मतलब बेटे ये इन्वेस्टमेंट हो गई फर्म की। किसकी हो गई? फर्म। आप एज अ प्राइवेट सेक्टर
आप जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने बिजनेस के लिए बेटे आप क्या लेके आओगे? मशीनें तो आप भी लेके आओगे। तो जो आपने मशीनों में पैसा खर्च कराना अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो आपकी क्या है? एज अ फर्म, एज अ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या कहा बेटे, मत देने दो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। देश में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च किया, मत देने दो। लेकिन हमें पता है कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म, और तीनों की इन्वेस्टमेंट बेटे हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। और तीनों की इन्वेस्टमेंट ऐड करके हमारा पहला कंपोनेंट आ गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये बेटे आपको पता है या तो ग्रॉस फॉर्म में होगा या नेट फॉर्म में होगा। और बेटे अगर नेट फॉर्म में होगा तो आंसर क्या दे के जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ग्रॉस में होगा तो आंसर क्या देगा, ये भी नहीं बताऊंगा। ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि भैया ग्रॉस होगा तो क्या दे के जाएगा और नेट होगा तो क्या दे के जाएगा। चलिए, अब ये तो पता लग गया बेटे इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट तो आ गया हमारा फिक्स्ड वाला। अब बात करते हैं इन्वेंट्री वाले पार्ट की। क्या है ये इन्वेंट्री? इन्वेंट्री बताया गया थोड़ी देर पहले, ये बेटे वो इन्वेस्टमेंट होती है जो रॉ मटेरियल पे की जा रही है। क्यों? क्योंकि मशीन तो सिर्फ प्रोडक्शन करेगी नहीं, मशीन को रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन को फ्यूल चाहिए, मशीन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इन सब पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है बेटे, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो खर्चे बेटे बार बार करने पड़ेंगे। तो मुझे ये नहीं पता मैंने टोटल कितना पैसा लगाया प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन मुझे ये पता लग गया मशीन पे कितना लगाया, वो निकाल दिया मैंने। अब मुझे ये जानना है कि रॉ मटेरियल पे कितना पैसा खर्च किया गया, उसी को कह देते बेटे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हालांकि बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इन्वेंट्री नाम से वर्ड दे रखी होती है। ज्यादातर क्वेश्चन बेटे आपको जो वर्ड मिलेगा ना, वो मिलेगा चेंज इन स्टॉक, क्योंकि आप में से ज्यादातर जानते होगे बेटे स्टॉक को ही ना हम इन्वेंट्री कहते हैं। स्टॉक को क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। और इन्वेस्टमेंट का मतलब बेटे, या इन्वेस्टमेंट जो कैलकुलेट की जाती है चेंज से ही कैलकुलेट की जाती है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर लिया तो ये पता लग गया ड्यूरिंग अ ईयर कितना पैसा लगाया गया है। तो इसलिए बेटे स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, ड्यूरिंग अ ईयर कितना पैसा लगाया गया वो चेंज। तो अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, माल सूची निवेश नहीं है, तो बेटे स्टॉक में चेंज वो ढूंढ लेना, वो मिल जाएगा। वो भी नहीं होगा तो पता है कैसे निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक में से बेटे ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा स्टॉक आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। मतलब ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा, एग्जामिनर थोड़े से तो पसीने छुड़वाएगा हमारे, वो इतना तो जरूर करेगा कि शायद क्या पता ये भी मिसिंग कर दे। कर लेने दो, पूरा चार्ट तैयार कर रखा हमने इसी के ऊपर, वो कर लेने दो। कितना क्या मिस करेगा, कितना क्या गायब करेगा, हम ढूंढ निकालेंगे इसको। कैसे? मत देने दो इन्वेंट्री। मुझे पता है बेटे इन्वेंट्री ना कितनी फॉर्म में होती है एक फर्म के पास। एक फर्म कितनी फॉर्म में से मेंटेन करती है? एक बेटे रॉ मटेरियल की फॉर्म में, एक सेमी फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में, और एक बेटे जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया लेकिन अभी बिका नहीं है, अभी फर्म ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है क्या ये? आप सब जानते हो बेटे प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल की जो इनिशियल फॉर्म होती है ना, बिल्कुल शुरुआती जो उसका फॉर्म होता है बेटे, उसे क्या कहते हैं हम? रॉ मटेरियल। सिंपल। जैसे बेटे पेट्रोल या डीजल का जो इनिशियल फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहते हैं। तो वो क्या है बेटे? रॉ मटेरियल। वो प्रोसेसिंग के बाद पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट होगा, तो उसकी क्या होगी बेटे? क्रूड फॉर्म होगी, एक्चुअल फॉर्म होगी, रियल फॉर्म होगी। वो बेटे क्या कहलाएगी? रॉ मटेरियल कहलाएगी। तो ऐसे एक फर्म के पास सबसे पहले क्या होगा? रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा। फिर बेटे रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में भी जाएगा, लेकिन अभी प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हुआ है। इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। टूथपेस्ट का पेस्ट तो तैयार हो गया बेटे, पेस्ट तैयार हो गया, लेकिन अभी वो ट्यूब के अंदर नहीं डाला गया है, पेस्ट भरा पड़ा है। तो बेटे कंपनी क्या पेस्ट मार्केट में बेच देगी? हम जाएंगे मुझे आधा किलो पेस्ट दे दो, 1 किलो पेस्ट दे दो, 2 किलो पेस्ट दे दो, नहीं, वो ट्यूब में आएगा बेटे। तो उसका पेस्ट बन के तैयार हो गया लेकिन ट्यूब के अंदर नहीं डाला गया, तो इसका मतलब से क्या कहेंगे बेटे? सेमी फिनिश्ड गुड्स। मतलब वो भी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। तो फर्म के पास इसका भी स्टॉक होगा बेटे, कहीं ना कहीं पेस्ट भी बनकर तैयार रखा होगा जो भी ट्यूब में डलना बाकी है। तो बेटे रॉ मटेरियल, उसके बाद सेमी फिनिश्ड, अभी आधा बन के तैयार हुआ है, और लो बेटे पेस्ट ट्यूब में भी डाल दिया, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। लेकिन बेटे पेस्ट हमने इतनी घटिया क्वालिटी का बनाया ना कि दुकान वाले कह रहे जी अभी तुम्हारा स्टॉक पड़ा हुआ पुराने वाला, वो तो बिका नहीं जी, नया स्टॉक कहां से ले लें। अब कंपनी सोच रही क्या करूं इसका, तो कंपनी ने क्या करा बेटे? उसे वेयर हाउस में रखवा दिया, स्टोर करके रखवा दिया। मतलब प्रोडक्ट तो बनकर तैयार हो गया,
लेकिन अभी वो बिका नहीं है, अभी वो बेटे अनसोल्ड फॉर्म में है, तो उसे क्या कहेंगे? फिनिश्ड गुड्स, जिसका हमारे पास स्टॉक है लेकिन वो बिका नहीं है। मत देने दो इन्वेंट्री उसे। हमें पता लग गया इन्वेंट्री के 3 टाइप होते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक सेमी फिनिश्ड और एक बेटा फिनिश्ड। तीनों को ऐड कर देना, आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। और इन्वेंट्री किस में जुड़ जाएगा? फिक्स्ड में जुड़ जाएगा। और हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जो या तो होगी बेटे ग्रॉस फॉर्म में या होगी नेट फॉर्म में। आगे बढ़ते बेटे, ये तो होगी 2 टर्म, एक पैसा खर्च किया गया बेटा सेटिस्फेक्शन के लिए, एक पैसा खर्च किया गया बेटा प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब सवाल यह है कि तीसरी एक्सपेंडिचर कौन सी ले बेटे हम? तीसरे एक्सपेंडिचर का नाम है बेटे नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये ढूंढना है आपको। लेकिन हमें लॉजिक भी पता होना चाहिए बेटे, जब खर्चे 2 होते हैं, एक प्रॉफिट मोटिव के लिए, एक सेटिस्फेक्शन मोटिव के लिए, ये तीसरा खर्चा कहां से आ गया? तो बेटे आपको बता दूं मैं, एक्सपोर्ट भी एक तरह का खर्चा है और इंपोर्ट भी एक तरह का खर्चा है। एक्सपोर्ट कैसा खर्चा है बेटे? प्रोडक्शन हमारे देश में हुई, बेचा बाहर देश में जा रहा है, तो बाहर वालों के लिए बेटे ये खर्चा है कि नहीं है कि वो हमारी कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं। इंपोर्ट कैसे खर्चा हुआ बेटे? प्रोडक्शन बाहर देश में हुई, हम खरीद रहे हैं, हम इंडियन खरीद रहे हैं, तो बाहर देश से प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, ये इंपोर्ट है, हमारे लिए खर्चा है कि नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल कि एक्सपोर्ट क्यों प्लस हो रहा है और इंपोर्ट क्यों माइनस हो रहा है? एक्सपोर्ट को प्लस क्यों कर रहे हैं और इंपोर्ट क्यों माइनस कर रहे हैं? बेटे हम जीडीपी या जीएनपी या एनडीपी, सॉरी जीएनपी नहीं बेटे, जीडीपी या एनडीपी निकाल रहे हैं। डीपी, डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की जाने वाली प्रोडक्शन। तो अपने आप बता दो बेटे, एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के प्रोडक्शन का पार्ट है कि नहीं है? ये हमारी कंट्री के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटे अगर हमारी कंट्री के प्रोडक्शन का पार्ट है, हमारी डीपी का पार्ट है, तो बेटे एक्सपोर्ट हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हमारी डीपी, हमारी टेरिटरी, हमारे प्रोडक्शन का पार्ट है तो। और इंपोर्ट जो बाहर देश से आपने मंगाया, कह दोगे बेटे ये हमारी प्रोडक्शन का पार्ट है, हमारी टेरिटरी का पार्ट है, हमारी बाउंड्री का पार्ट है? नहीं कह सकते, ये बाहर वालों की डीपी है, वो इसे अपने में जोड़ रहे हैं, हम कैसे जोड़ देंगे? हम तो अपना जोड़ेंगे ना बेटे, उनका थोड़ी ना जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बाहर की टेरिटरी का पार्ट है, बाहर की डीपी का पार्ट है। इसलिए बेटे एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। इंपोर्ट क्या किया जाता है? माइनस। तो अगर बेटे क्वेश्चन में ना नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, इसका मतलब है बेटे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है और नेगेटिव वैल्यू कम है। इसलिए बेटे हम नेट एक्सपोर्ट की ट्रीटमेंट क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस, ये जुड़ जाएगा। लेकिन कई बार बेटे ना क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट नहीं देता और हम तो रटे बैठे हैं, जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है। उसने क्या दे दिया बेटे? नेट इंपोर्ट दे दिया। नेट इंपोर्ट का मतलब बेटे अब की बार पॉजिटिव वैल्यू कम हो गई और इंपोर्ट जो नेगेटिव वैल्यू है बेटे वो ज्यादा हो गई। अगर बेटे नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी ट्रीटमेंट भी नेगेटिव के अकॉर्डिंग होगी, मतलब नेट इंपोर्ट क्या हो जाएगा? माइनस। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, नेट एक्सपोर्ट है तो जुड़ेगा और नेट इंपोर्ट है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। अब बेटे पहली वैल्यू आपकी क्या थी? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी वैल्यू क्या थी बेटे? ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरी वैल्यू क्या थी बेटे? नेट एक्सपोर्ट। तीनों को जोड़ के बेटे या तो आंसर क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी, या आंसर क्या आएगा बेटे? एनडीपी एट एमपी। और जी आएगा या एन आएगा, ये आपको पता लगेगा बेटे आपके एक्सपेंडिचर की, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। हाँ, इन्वेस्टमेंट की अगर ग्रॉस वैल्यू होगी तो जी की फॉर्म में आंसर देके जाएगी, इन्वेस्टमेंट की नेट वैल्यू होगी तो एन की फॉर्म में आंसर देके जाएगी। दूसरी बात बेटे, डीपी की फॉर्म में क्यों आया आंसर, एनपी की फॉर्म में क्यों नहीं आया? हम बेटे एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, हम बात प्रोडक्ट खरीदने की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश की टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्ट खरीदा गया, कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा गया। तो पहले टेरिटरी के अंदर निकालेंगे बेटे, बाद में देखेंगे रेजिडेंट ने कितना खरीदा, नॉन रेजिडेंट, वो बेटे बाद की बात है। पहला काम ये है कि जो प्रोडक्ट खरीदा गया, जो आउटपुट खरीदा गया, वो टेरिटरी के अंदर खरीदा गया, टेरिटरी के अंदर खरीदा गया बेटे, इसलिए आंसर डीपी की फॉर्म में देके जाएगा। किस फॉर्म में? डीपी की फॉर्म में। और बेटे ये तो आपको पता ही है, जब प्रोडक्ट खरीदोगे ना उसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ मिलेगा और सब्सिडी भी। और जीएसटी सब्सिडी के बाद का जो प्राइस होता है आप जानते हो, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है।
जीएसटी सरकार उस पर लगा चुकी है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी थी गवर्नमेंट वो सब्सिडी भी दे चुकी है। तो आफ्टर टैक्स एंड सब्सिडी जो प्राइस होता है कस्टमर के लिए वो कौन सा प्राइस होता है बेटे? मार्केट प्राइस। अब यहां तक तो बात होगी भाई, असली जो काम की बात है ना बेटे वो अब है डेप्रिसिएशन का खेल। ये खेल असली है बेटे। क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं होगा ना, डेप क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ना, तो कई बार ना बेटे डेप एक्सपेंडिचर मेथड की जो वैल्यूज होती है ना उनसे निकलता है। जैसे डेप का पहला फॉर्मूला देखो, जीडीसीएफ और एनडीसीएफ। नहीं आया समझ में? अब समझेंगे। जीडीसीएफ का मतलब बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मतलब देश की टेरिटरी के अंदर की जाने वाली, और ग्रॉस मतलब जिस समय की थी उस समय की वैल्यू। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल एनडीसीएफ का मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटे जिस समय इन्वेस्टमेंट करी थी, जिस समय मशीन खरीदी थी, जिस समय पैसा लगाया था, उसमें से माइनस कर दो आज की वैल्यू। बीच का ये जो गैप है ना, ये गैप क्या रह जाएगा? अब डेप्रीसिएशन। और डेप किस पे लगता है बेटे? फिक्स्ड एसेट्स पे। तो लो दूसरा फॉर्मूला, ये आ गया बेटे फिक्स्ड। एफ का मतलब यहां पर फिक्स्ड से है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता है रॉ मटेरियल पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, वो तो एक बार यूज खत्म, एक बार यूज खत्म। डेप लगेगा मशीन पे, मशीन लेके आए, कई साल चलाई, हर साल वैल्यू गिर रही थी, वो है डेप। इसलिए बेटे फॉर्मूला एक और डेप का क्या बन गया? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर देंगे, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में से नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, और बीच का गैप डेप दे के जाएगा। अब ना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन एग्जामिनर ने। उसने कहा अच्छा रटे बैठे हो तुम, ये दो फॉर्मूले लो, अब की बार दोनों सेम दूंगा ही नहीं, एक इन्वेस्टमेंट पूरी दूंगा और एक इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड की फॉर्म में दूंगा। लेकिन वो बेटे भूल गया था। आप कहाँ पढ़ते हैं? आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? आप रट के नहीं आए, आपने चीजों को समझा है बारीकियों से, डिटेल में जाके, गहराई तक जाके, है ना? तो आपको पता है ये हो गई पूरी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां फिक्स्ड कहीं नहीं दिख रहा मुझे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। ये होगी बेटे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, किस फॉर्म में है बेटे? नेट फॉर्म में है। और आपको पता है कि ग्रॉस और नेट का तो गैप डेप होता है, लेकिन ये नेट क्या पूरी इन्वेस्टमेंट है? नहीं बेटे, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जो नेट फॉर्म में दे रखी है। और फिक्स्ड को ना बेटे पूरा कौन बनाता है? डेल्टा स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बेटे इन्वेंट्री किसके साथ जुड़ेगा? फिक्स्ड के साथ, क्योंकि इन्वेंट्री जब फिक्स्ड के साथ जुड़ेगा तभी तो पूरी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो बेटे ये जो डेल्टा स्टॉक था ये इस फिक्स्ड के साथ जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ते ही यहां आ गया मेरा एनडीसीएफ। और ये जीडीसीएफ इंतजार में बैठा था कि एनडीसीएफ आए और उसमें से उसको माइनस करें और क्या आ जाए? डेप आ जाए। और चौथा फॉर्मूला एक और बताए, एक और बन गया इसी बात पे, और वो क्या है? अब की बार उसने खेल फिर खेला एग्जामिनर ने। अब की बार नेट इन्वेस्टमेंट तो उसने पूरी दे दी, इन्वेंट्री इंक्लूड करके दे दी, और इधर जो वैल्यू दी ना ये बेटे फिक्स्ड फॉर्म में दे दी। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो दी उसने, लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं दी, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे दी। और अभी हमने पढ़ा फिक्स्ड के साथ हमेशा डेल्टा स्टॉक जुड़ेगा, वो उसको पूरी इन्वेस्टमेंट बनाएगा। तो ये लो बेटे फिक्स्ड के साथ हमने जोड़ दिया डेल्टा स्टॉक, और इन फिक्स्ड और डेल्टा स्टॉक को जोड़ते ही मेरा आ गया बेटे जीडीसीएफ। और जीडीसीएफ में से क्या माइनस कर दूं? एनडीसीएफ, क्योंकि एनडीसीएफ इस बार इंतजार में बैठा था। जीडीसीएफ आएगा, मैं माइनस होंगी और डेप दे के जाऊंगी, और ये आ गया बेटे हमारा डेप। तो एक्सपेंडिचर मेथड सीखा और साथ साथ डेप्रिसिएशन भी सीख लिया, कि अगर एग्जामिनर खेल गया ना हमारे साथ, डेप नहीं दिया ना, और हमें कन्वर्ट करने की नीड हो गई, जी को एन में बदलना है और हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, बेटे ये रहे डेप के फॉर्मूले जो एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से बनाए गए हैं।
इन्वेस्टमेंट की हेल्प से बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हैं, डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेटे आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड कहीं अब दिख गया ना, राह चलता भी दिख गया ना, आप उसे तुरंत सॉल्व कर दोगे ना। चलिए